बहू के जादुई करेले। राहुल और मेघा की शादी को हुए अभी कुछ महीने हुए थे। राहुल शहर में नौकरी करता था और वो महीने में बस 1-2 दिन के लिए ही घर आया करता था। मेघा अपने ससुराल में अपनी सास गायत्री और ननंद आरती के साथ रहती थी और वो घर का सारा काम करती थी। एक दिन आरती हाथ में कपड़े लेकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, पता नहीं आपने ना क्या देखकर भैया की शादी करा दी इससे। इसको तो ठीक से कोई काम करना तक नहीं आता। देखो ना, ये कपड़े कैसे धोए हैं इसने। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे, मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। सोचा था इसके घर वाले नहीं हैं तो इसकी सारी जमीन हमारी हो जाएगी। अरे लेकिन मुझे क्या पता था इसका शराबी बाप और बीमार माँ सब जमीन बेचकर ही मरेंगे। और अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। जब से आई ये सब कुछ बिगाड़ दिया इसने। गायत्री की आवाज सुनकर मेघा वहां आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे ये सब क्या करती है? आरती के सारे कपड़े तूने खराब कर दिए। अरे तुझे अकल भी है या नहीं कि महंगे कपड़े कैसे धोते हैं? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था कि ये खराब हो जाएंगे। जा मेरे लिए चाय बना कर ला। जब देखो कमरे में सोई रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पता चलता है कि शहर में राहुल की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मेघा की मानो दुनिया ही उजड़ गई। इस समय मेघा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। राहुल के जाने के बाद गायत्री और आरती मेघा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मेघा की ऐसे हालत में भी वो दोनों घर का उससे सारा काम करवाते थे और मेघा को राहुल की मौत के लिए न जाने क्या क्या बोलते थे। मेघा हर समय उदास रहती थी। अब उसका उस घर में कोई नहीं था जो उसे समझ सके। कुछ महीनों के बाद मेघा एक बेटी को जन्म देती है। गायत्री बेटी पैदा होने से और भी गुस्सा हो जाती है। एक कम थी जो भगवान ने एक और भेज दी। अरे ये दोनों मिलकर मेरे बेटे को निगल गई। हे भगवान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरे कमरे में मेघा ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान की मर्जी के आगे उसका कोई जोर नहीं था और वो बस इसे अपना भाग्य समझकर झेल रही थी। ऐसी हालत में भी मेघा अपना सारा काम करती। गायत्री और आरती उसकी बच्ची को रोता देखकर उसे उठाते तक नहीं थे। धीरे धीरे रूपा भी 5 साल की हो गई और अब वो जब भी अपनी दादी और बुआ के पास जाती तो वो दोनों उसे डांट कर वहां से भगा देते थे। माँ, दादी और बुआ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ वो मुझे भगा देते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और मेघा किसी काम से बाहर गई थी। दादी, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे जब देखो खाने में ही लगी रहती है। जब तेरी माँ आएगी तो उससे ले लेना। पता नहीं इतनी बारिश में कहाँ घूम रही होगी। रूपा खुद ही रसोई में चली जाती है। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। गायत्री जाती है और देखती है रूपा ने सारी सब्जी गिरा दी थी। अरे ये लड़की कभी शांति से नहीं बैठती। इधर आ, तुझे मैं बताती हूँ। गायत्री जाती है और रूपा के मुंह पर जोर जोर से चांटे मारने लगती है। माँ, मुझे बचाओ, बचाओ माँ। आरती भी ये सब देख रही थी। और मारो इसको, ये लड़की ना कभी आराम से नहीं बैठती। जब देखो माँ ये कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। तभी मेघा भी बाहर से भीगती हुई आ जाती है और रूपा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनती है। माँ जी, क्यों मार रहे हो इसे? अरे आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसको। मेघा रूपा को गायत्री से छुड़वाती है।
रूपा अपनी माँ से लिपट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। सिर्फ 5 साल की बच्ची है ये, और आप इसे कैसे बेरहमी से मार रहे हो माँ जी? अरे तुमने तो इसे सर पर चढ़ाया है, जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। मेघा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेघा बिना कुछ बोले अपनी बेटी रूपा को अपने साथ लेकर उस घर से हमेशा के लिए चली जाती है। शाम का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ, हम बारिश में कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, लेकिन हम अब यहाँ नहीं रह सकते। जाते जाते वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, और उस झोपड़ी के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ था। बेटा, आज रात ना हम यहीं रुकते हैं, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा भी या नहीं। माँ, पर मुझे भूख लगी है। तुम यहाँ बैठो, मैं आसपास कुछ देखती हूँ। मेघा देखती है कि झोपड़ी के ऊपर एक बेल जा रही है, जिस पर कुछ करेले लगे हैं। मेघा जल्दी से उस बेल से कुछ करेले उतारती है। उसमें एक करेला लाल रंग का था। माँ, ये क्या, लाल करेला? ऐसा करेला तो मैंने कभी नहीं देखा। बेटा, ये करेला ज्यादा पका हुआ है, इसलिए इसका रंग लाल हो गया है। और सुनो, आज ना हम यही करेले खाएंगे। ये स्वाद में थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। रूपा भी वो कड़वे करेले खा लेती है। माँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। दोनों कड़वे करेले खाकर वहीं सो जाते हैं और वो लाल पका हुआ करेले के बीज को वहीं पास में रख देती है। सुबह जब मेघा उठती है तो वो देखती है कि पास में पड़े हुए लाल करेले के बीज सोने की तरह चमक रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो चमक रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो सोने के बीज हैं। मेघा जल्दी से उठती है और देखती है कि झोपड़ी के ऊपर बहुत से करेले लगे थे, जिसमें से एक और करेला पका हुआ था। मेघा उसे भी तोड़ लेती है और देखती है कि उसमें भी सोने के बीज थे। अरे ये कैसा जादू है, करेले में सोने के बीज? तभी उस करेले के बेल से आवाज आती है। ये कोई साधारण करेले नहीं, जादुई करेले हैं। बेल को बोलता हुआ देख मेघा घबरा जाती है। क्या, जादुई करेला? हाँ, इस कुटिया में एक सन्यासी रहता था और इस पेड़ के नीचे बैठकर जप करता था। उसने मुझे शक्तियां देकर मुझे एक जादुई करेला बना दिया, लेकिन मेरा जादू बारिश में नहीं चलता। सुबह जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया था। तुमने और तुम्हारी बेटी ने बहुत दुख देखा है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा। तुम इन सोने के बीजों को बेचकर पैसे कमा सकती हो, और ये लो कुछ और बीज, इन्हें तुम दूसरी जगह भी लगा सकती हो। इसमें कभी भी ना खत्म होने वाले करेले लगेंगे। उसके बाद वो बेल वहां से गायब हो जाती है। मेघा अपनी बेटी रूपा को लेकर गांव में जाती है। वहां वो कुछ बीज बेचती है, जिसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, और वो अपनी बेटी को अच्छा खाना खिलाती है। माँ, आज तो बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत मजा आया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, देखना। मेघा उन पैसों से गांव में किराए का छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन ले लेती है, जिस पर वो जादुई करेले उगाती है। कुछ ही दिनों में पूरा खेत जादुई करेले से भर जाता है। मेघा और रूपा करेले तोड़कर टोकरियां भर लेते और एक टेम्पो घड़ी में उसे मंडी ले जाते थे। मंडी में करेले के दाम बहुत अच्छे थे। अरे बहन जी, इन सारे करेलों के मैं आपको पूरे 20,000 रुपए देता हूँ।
आप हर रोज यहाँ करेले लेकर आया करो, ये करेले बहुत अच्छे हैं। जी ठीक है। मेघा पैसे लेती है और सारे करेले उस दुकानदार को बेच देती है। मेघा अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है और वो खुद खेतों में करेले की फसल को संभालती है। रूपा, स्कूल में ना खूब मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। ठीक है माँ, और शाम को मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, करवा लेना। मेघा पूरे दिन खेतों में खूब मेहनत करती, जिससे जादुई करेले और भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। अब मेघा ने करेले के कुछ सोने के बीज बेचकर अच्छे पैसे कमा लिए थे, जिससे वो उस घर और जमीन को खरीद लेती है। पूरे गांव में मेघा के जादुई करेले की खूब बातें होती थी। जादुई करेले की वजह से मेघा के जीवन में खुशियां आ गई थी। ये लीजिए सब्जी की लिस्ट, जो जो लिखा है ना सब लेकर आ जाना। और हाँ, इसमें मैंने 1 किलो अदरक अलग से लिखी है, वो याद से ले आना। माँ जी ने ना अदरक का अचार बनाने के लिए कहा है। गोपाल खाना खा रहा था। अरे यार, क्या अदरक अदरक का नाम जप रही हो। एक तो सब्जी में इतना अदरक डाला है कि सारा मुंह कड़वा हो गया। कितनी बार बोला है अदरक सब्जी में कम डाला करो, लेकिन नहीं। ऐसा कहकर गोपाल सब्जी की लिस्ट रमा से लेता है और खाना छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अदरक ना डालो तो माँ जी नहीं जीने देती, और डाल दो तो इनको कड़वा लगता है। भला मैं क्या करूं? गोपाल अपने परिवार के साथ बसंतपुर गांव में अपनी पत्नी रमा और माँ के साथ रहता था। गोपाल की गांव में जमीन तो थी, लेकिन वहाँ कोई फसल नहीं हो पाती थी, इसलिए गोपाल पास ही की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। रमा ने सब्जी मंगवाई है, उसे भी ले लेता हूँ। शाम को गोपाल फैक्ट्री से आते समय थैला भरकर सब्जियां लाता है। अरे ये क्या, आप अदरक तो लेकर नहीं आए। अगर मैंने सब्जी में अदरक नहीं डाली ना तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी बोल बोल कर कि सब्जी में कुछ नहीं डाला। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ, मैं अभी जाकर अदरक ले आता हूँ। अंधेरा हो चुका था। तभी गोपाल को एक बूढ़ा आदमी अपनी ठेली ले जाता हुआ दिखाई देता है। अरे सब्जी वाले, रुको तो जरा। गोपाल उस बाबा की ठेली के पास जाता है तो ठेली खाली थी, बस अदरक की 2 डली पड़ी थी। अरे बाबा, ये अदरक कैसा दिया? बेटा, सारी सब्जियां बिक गई हैं, बस ये अदरक की 2 डलियां बची हैं। ये तुम ले लो, बाकी जो तुम्हें देना हो वो दे देना। हाँ ठीक है, ये लो 20 रुपए, और अदरक की ये दोनों डली मुझे दे दो। गोपाल बाबा से अदरक की वो दोनों डली ले लेता है और अपने घर आ जाता है। हे भगवान, 1 किलो अदरक के लिए बोला था और ये देखो 2 डली लेकर आयो अदरक की। जो है इसी से काम चला लो, बाकी कल सुबह और ले आऊंगा। तभी वहाँ रमा की सास आती है। बहू, थोड़ा अदरक मुझे भी भून कर देना, गला बहुत खराब हो रहा है। हाँ जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रमा अदरक की एक डली उठाती है और उसे चूल्हा जलाकर उस अदरक की डली को उसके ऊपर रख देती है। तभी चूल्हे पर रखा अदरक उछलने लगता है। अरे जल गया, अरे मुझे किसने जला डाला? रमा अदरक को ऐसे उछलता और बोलता देख डर जाती है और वो किचन से भागने लगती है। अरे अरे, मुझे जलता छोड़कर कहाँ भाग रही हो? जल्दी से चूल्हा बंद करो। अरे मुझे यहाँ से उठाओ। रमा डरते डरते चूल्हा बंद कर देती है और अदरक की डली को चूल्हे से उठाती है। अरे तुमने भी गजब कर दिया। आओ देखा ना ताओ, मुझे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई अदरक हूँ और मैं वो सब काम कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अभी खाने का समय हो गया है और मुझे खाना बनाना है, और अम्मा का गला खराब है तो उन्हें भुना हुआ अदरक अपने मुंह में रखना है। बस इतनी सी बात? अदरक अपनी शक्ति से भुना हुआ अदरक रमा को देता है। ये लो, अपनी सास को दे दो। रमा अदरक लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे वो अदरक दे देती है।
सास वो अदरक को मुंह में रख लेती है। इधर रमा जैसे ही किचन में जाती है तो वो हैरानी से बोलती है, अरे इतना सारा खाना, ये सब कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया क्या मतलब, मैंने अपनी जादुई शक्ति से बनाया है। तभी रमा की सास बोलती है, अरे मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया और किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर रमा ने कुछ अच्छा बनाया होगा। अम्मा किचन में जाती है और इतना अच्छा अच्छा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह बहू, क्या लजीज खाना लग रहा है। बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं माँ जी, ये तो बस जादुई अदरक का कमाल है। इसी ने ये सारा खाना चुटकियों में बना दिया। अच्छा, मुझे पागल बना रही है। जादुई कहानियां तो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। तू बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। तभी अदरक उछलता हुआ बोलता है, अम्मा, मैं कोई जादुई कहानी वाला अदरक नहीं, बल्कि असली जादुई अदरक हूँ। ये देखकर अम्मा चौंक जाती है। क्या? ये तो सच में जादुई अदरक है। देखो कैसे पटर पटर बोल रहा है। बोलता ही नहीं, जादू से खाना भी बना देता हूँ। जरा खाकर तो बताओ कैसा बना है। तभी गोपाल की आवाज आती है, जो रमा को अपने कमरे में आने को बोल रहा था। जी अभी आती हूँ, क्या हुआ? रमा अपने कमरे में जाती है तो सारा कमरा तहस नहस था और गोपाल अलमारी से सारा सामान बाहर फेंक रहा था। ये क्या कर रहे हो जी, क्या हुआ? मैंने रात को काम करके यहाँ एक फाइल रखी थी, शायद सुबह जल्दी में यहीं रह गई। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। आपने काम करके वो फाइल टेबल पर रखी थी, रुको वहीं होगी, मैं देखती हूँ। रमा सब जगह देखती है लेकिन वो फाइल उसे नहीं मिलती। तभी जादुई अदरक उछलता हुआ वहां आता है। अरे ये अदरक किसने फेंका? देखो उछलता हुआ यहाँ पड़ा है। रमा उसे देखकर हंसने लगती है। मुझे किसी ने नहीं फेंका है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। अदरक को बोलता देख गोपाल हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ दोस्त, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम ही मुझे घर में लेकर आए थे। मैं कोई साधारण अदरक नहीं, बल्कि जादुई अदरक हूँ। जादुई अदरक? जो फाइल तुम ढूंढ रहे हो वो सामने टेबल पर पड़ी है। तभी जादुई अदरक अपनी शक्ति से गोपाल की फाइल को टेबल पर रख देता है और गोपाल बहुत खुश हो जाता है। तुम तो सच में कमाल हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अदरक। हाँ हाँ ठीक है, अब खाना खाकर बताओ कैसा बना है। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना सच में बहुत लजीज था और सब पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना तो अच्छा था। तुम खाना ही बनाते हो या कोई बड़े जादू भी कर लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, बताओ आपको मेरा कौन सा जादू देखना है। अम्मा पहले तो कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, जब गोपाल के पिता जिंदा थे तो हमारी जमीन पर बहुत खेती हुआ करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी सारी जमीन मानो बंजर हो गई और अब वो खेत खाली पड़े हैं। गोपाल हर रोज फैक्ट्री चला जाता है और बहू का घर का काम ही खत्म नहीं होता। हाँ हाँ अम्मा, मैं सब समझ गया। अब तुम ये बताओ कि वहाँ कौन सी फसल उगानी है। क्या हमारे खेतों में भी तुम्हारे जैसा अदरक हो सकता है? हाँ, ये तो आप अपने सुबह खेतों में जाकर ही देखना। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगली सुबह गोपाल उस जादुई अदरक और अपने परिवार के साथ खेत में जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे खेत में इतना अदरक, वो भी एक दिन में ही तैयार हो गया। ये तो सच में कमाल है। गोपाल, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अदरक के खेत तुम्हें सोने जैसी फसल देंगे। तुम हर साल इसी अदरक के बीज बनाकर अपने खेतों में लगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो। हाँ हाँ, मैं आज ही फैक्ट्री में जाकर मना कर दूंगा और अब से अपने खेतों में ही अदरक की खेती को देखूंगा।
अच्छा अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ किसी और जरूरतमंद के घर जिसे मेरी मदद की जरूरत हो। उसके बाद वो जादुई अदरक की डली वहां से गायब हो जाती है और किसी गरीब के घर में पहुंच जाती है। इधर गोपाल अदरक को मंडी में बेचने लगा और उससे उसको बहुत मुनाफा भी हुआ। ऐसे ही कुछ समय में गोपाल का परिवार अदरक बेचकर अमीर हो जाता है और अब उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से वो गरीब लोगों की भी मदद किया करते थे।